Good evening students, welcome to all of you students। पिछले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन 2 होमवर्क दिया था, ठीक है, आप लोगों को। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं, ठीक है। शुरुआत में इसी के साथ करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था कि एफ, जो मैंने दिया था होमवर्क, उसमें एफ एक्स 2x plus 2 comma 3x plus 3 are in GP, then find fourth term of the sequence, then find fourth term of this GP। देखिए ये जो है, ये जो 3 टर्म दिया हुआ है, ये एक जीपी का 3 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसी जीपी का ये चौथा टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू निकाल दे तो फिर हम आसानी से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए x का वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो जीपी है, ठीक है। तो जीपी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जीपी में क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है, कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट एंड इक्वल होता है। तो देखिए यहां से 2x plus 2 अपॉन x किसका इक्वल हो जाएगा, तो 3x plus 3 अपॉन 2x plus 2, ठीक है। देखिए यही इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, तो 2x plus 2 अपॉन x जो है क्या बन जाएगा, 3 इंटू x plus 1 अपॉन 2 टाइम्स x plus 1 आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए कि x plus 1 और x plus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन x plus 1 कब कैंसिल आउट होगा, जब ये नॉन जीरो होना चाहिए। क्या x plus 1 नॉन जीरो होगा, बिल्कुल x plus 1 जीरो होगा, x plus 1, क्योंकि अगर x plus 1 अगर जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा और ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे में हम फिर रेशियो को 0/0 लिखना पड़ेगा, और रेशियो 0/0 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस जीपी का 2 टर्म जीरो हो जाएगा, x plus 1 का वैल्यू अगर जीरो हो गया, तो x plus 1 हर हाल में नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये x plus 1 जीरो, इसका मतलब ये भी टर्म जीरो और ये भी टर्म जीरो, तो कॉमन रेशियो क्या 0/0 लिखना होगा। क्या कॉमन रेशियो 0/0 हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब x plus 1 जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यहां से क्या आ गया, 2x plus 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3/2। यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, -4, ठीक है। अब देखिए जैसे ही x का वैल्यू हमारे पास -4 आया, आपका पहला टर्म क्या हो जाएगा, -4, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2 यानी कि -6, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका -4 इंटू 3 -12 प्लस 3 यानी कि -9, ठीक है। तो देखिए इसका पहला टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म के लिए हमें चाहिए क्या, फोर्थ टर्म अगर हम फोर्थ टर्म का अगर जनरल वैल्यू देखें तो क्या होता है, ar⁻3, जहां a का वैल्यू क्या है, -4, क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ar³ के जगह क्या आ जाएगा, -4 इंटू, अच्छा कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा इस जीपी का, कॉमन रेशियो आपका हो जाएगा -6 अपॉन -4 दैट इज 3/2 का होल क्यूब। तो यहां से देखिए -4 इंटू 27 अपॉन 8 दैट इज इक्वल्स टू -27/2, ठीक है। तो देखिए फोर्थ टर्म भी आ गया इस जीपी का। और भी अगर कोई टर्म पूछता इसी जीपी का तो वो भी हम बहुत आसानी से निकाल पाते, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए लिखवा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आफ्टर स्ट्राइकिंग अ फ्लोर, आफ्टर स्ट्राइकिंग a floor, after striking a floor, a certain ball, a certain ball rebounds, a certain ball rebounds 4/5 of the height, 4/5 of the height, 4/5 of the height, from where it has fallen, from where it has fallen, from where it has fallen. Find the total distance, find the total distance, find the total distance that it travels, that it travels, that it travels before coming to rest, before coming to rest, before coming to rest. If it is gently dropped, if it is gently dropped, if it is gently dropped from a height 120 meters, from a height 120 meters, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन मैं मानता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग 10th से 11th में आए हो, तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन, ऐसे भी ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों से तो बना होगा, अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोगों से ये क्वेश्चन बना होगा, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों से नहीं बना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ फ्लोर ए सर्टेन बॉल रिबाउंड्स 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम वेयर इट हैज फॉलिंग। देखिए एक फ्लोर है, ठीक है, समझिएगा, एक फ्लोर है, ठीक है। जिस फ्लोर पर कोई बॉल जो है वो गिरने के बाद रीबाउंस होता है, ठीक है, बॉल रीबाउंस होता है, ठीक है। और कितना रीबाउंस हो कि कितना जाता है, तो जिस हाइट से वो फेंका गया पहली बार उसके 4/5 टाइम्स, ठीक है, उस हाइट के 4/5 टाइम्स जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए, मान लीजिए पहली बार कहीं यहां से अगर फेंका गया, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह नीचे आया, ठीक है, और रीबाउंस हो गया, रीबाउंस हो गया, देखिए गया तो इसी लेंथ पे होगा, इसी लाइन में रीबाउंस हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग दिखा रहा हूं, ठीक है। रीबाउंस हो गई, ये कहां जाएगा, इसी हाइट के 4/5 टाइम्स। अच्छा देखिए, जब ऊपर गया बॉल तो हवा में तो बॉल आएगा नहीं, फिर आएगा नीचे, तो जब फिर आएगा एक बार, अच्छा फिर आएगा तो फिर रीबाउंस होके जाएगा ये बॉल, और फिर रीबाउंस होके कितना जाएगा, तो किस इस हाइट से आया है, इस बार इस हाइट से ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो इसके फिर 4/5 टाइम्स ऊपर जाएगा, तो देखिए फिर जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ गया तो ये फिर कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, और फिर ये इधर आया तो फिर यहां से ये जाएगा, और फिर कहां तक जाएगा, तो ये इस हाइट के फिर 4/5 टाइम्स। तो इसी तरह आपका बॉल जो है आता जाता रहेगा, कंटिन्यू होगा। अच्छा ये जाता रहेगा, कब तक ऐसे ऊपर नीचे होगा, कब तक ऊपर नीचे होगा, तो जब तक कि बॉल रेस्ट में ना जाए। और स्टूडेंट्स, एक बॉल रेस्ट में आने से पहले कितनी बार ऊपर नीचे करेगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स करेगा, इतनी बार करेगा जिसको हम गिन नहीं पाएंगे। आप ऐसे ही सोचिए ना कि एक बॉल को जब आप इधर से छोड़ते हो, ठीक है, ड्रॉप करते हो, तो कितनी बार वो ऊपर नीचे करता है, वो आप लोग गिन पाते हो, नहीं गिन पाते हो।
क्यों नहीं गिन पाते हो? क्योंकि बहुत टाइम ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अगर आप छोड़ दो एक बॉल को गिरा के तो बहुत टाइम ऊपर नीचे होता है रेस्ट में आने से पहले। इतनी बार होता है कि हम गिन नहीं पाते, यानी कि बहुत बार होता है, ठीक है, बहुत बार होता है। इसी को हमने यहाँ नाम दे दिया इनफाइनाइट टाइम्स। बहुत बार हो रहा है, हम गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये ऊपर नीचे जो हो रहा है, तो ये ऊपर नीचे होने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो निकालना है, ठीक है। रेस्ट में आने से पहले इस गेंद ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो निकालना है, ठीक है। और पहली बार जहां से ड्रॉप किया गया, ठीक है, उस पॉइंट से फ्लोर का हाइट दे दिया गया है 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर। तो अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए करते हैं कोशिश। सबसे पहले देखिए कि ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट ये 120 है, ठीक है। तो ये 120 का 4/5 दिया। पहली बार बोला है कि गिरने के बाद ये 4/5 टाइम्स जाता है। तो ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा आपका ये वाला 1/20 ये जो आपका हाइट है ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 4/5 टाइम्स, ये हो जाएगा ना, ये हाइट 120 इंटू 4/5। फिर ये हाइट कितना हो जाएगा, इसका भी 4/5 टाइम्स, यानी कि 120 इंटू 4/5 का स्क्वायर। फिर ये हाइट कितना हो जाएगा 120 इंटू 4/5 का होल क्यूब। फिर ये हाइट कितना हो जाएगा 120 इंटू 4/5 का पावर 4। और इसी तरह हर बार 4/5 मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्योंकि हर एक अगला हाइट जो है वो पहले वाले हाइट का 4/5 टाइम्स है, ठीक है। तो इस तरह चलता जाएगा। अब आप देखिए एक चीज ध्यान से कि इतना ये हाइट इतना है, ठीक है, कितना 120 इंटू 4/5। अब देखिए ये दो बार में ट्रेवल कर रहा है, एक बार नीचे से ऊपर जाने में, फिर ऊपर से नीचे आने में। तो फिर ये हाइट भी दो बार ट्रेवल कर रहा है, फिर ये हाइट भी दो बार ट्रेवल कर रहा है, फिर ये हाइट भी दो बार ट्रेवल कर रहा है। और इसी तरह जितना भी हाइट जो है नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो जितना भी आगे जो हाइट पॉसिबल हाइट सब आएगा वो सब वो दो बार ट्रेवल करेगा। सब ये बॉल दो बार ट्रेवल करेगा। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना तय करेगा, तो सबसे पहले ये 120 एक ही बार है, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स बाकी सारा जो हाइट है वो दो बार ना ये तय करेगा। तो मैंने 2 को पहले ही बाहर लिख दिया, और बाकी सारे हाइट्स को आप लिखते जाइए, ठीक है, जो ट्रेवल कर रहा है वो सबको लिखते जाइए। इसका भी 2 टाइम्स तय करेगा, इसका भी 2 टाइम्स, इसका भी 2 टाइम्स, इसका भी 2 टाइम्स, हर एक का दो बार ना ऊपर जाएगा आएगा, ठीक है। तो हर एक में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया पहले ही, ठीक है, हर एक हाइट में। अब 2 के अंदर आप हाइट सबको लिखते जाइए, तो 120 इंटू 4/5 प्लस 120 इंटू 4/5 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू 4/5 का क्यूब प्लस सो ऑन। कितने टाइम्स, तो इनफाइनाइट टाइम्स। ऐसे हाइट्स कितने आएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। देख रहे हैं, जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा जाएगा। तो ये हाइट जो है ये सब ऐड होता जाएगा कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम ऐड होते जाएगा। अब आप एक चीज देखिए कि जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो है ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये यहां से लेकर के ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का जो टर्म है, जरा ध्यान से देखिए, तो ये एक जीपी नहीं लिखा हुआ है। एक ऐसा जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है 4/5 है, क्योंकि देखिए इस टर्म में 4/5 मल्टीप्लाई किया गया तो अगला टर्म, फिर इसमें 4/5 किया गया तो उसका अगला टर्म। तो ये एक जीपी है जिसका पहला टर्म कितना है, इस जीपी का पहला टर्म यहाँ ये वाला कितना है 120 इंटू 4/5, और इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 4/5। ये एक इनफाइनाइट जीपी है स्टूडेंट्स, ये एक इनफाइनाइट जीपी है ना। और इनफाइनाइट मैंने क्या बोला था कि इनफाइनाइट जीपी का सम कब डिफाइंड होगा, जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब हम इसका सम निकाल सकते हैं, इसका सम डिफाइंड होगा। तो चलिए इसका सम क्या होता था स्टूडेंट्स, एक इनफाइनाइट जीपी में जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होता था तो जीपी का सम क्या हो जाता था a/1 माइनस आर। तो एक जो यहाँ पे कितना 120 इंटू 4/5 अपॉन 1 माइनस आर, और आर की जगह कितना है 4/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96 और नीचे कितना हो जाएगा 96 इंटू 5 माइनस 4 यानी कि 1/5। तो 96 इंटू 5 हो गया, ये 1/5 ये ऊपर चला जाएगा, तो 96 इंटू 5 और 2 बाहर में और प्लस 120 है ना। तो जरा ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा 96 इंटू 5
कितना होता है 96 इंटू 5, तो लगभग वही 90 इंटू 5 450 एंड 480 हो जाएगा। 96 इंटू 5 480, 480 इंटू 2 कितना हो जाएगा 480 इंटू 2 आपका हो जाएगा 960, और 960 प्लस 120 कितना हो जाएगा 1080, ठीक है। तो यह आ गया आपका 1080। तो आपका ये टोटल डिस्टेंस, बॉल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा तो 1080, ठीक है। और जिसमें ये 120 मीटर दिए हुए हैं तो ये भी 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिट मीटर में है तो यहाँ भी यूनिट मीटर में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा अगला हेडिंग होगा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा था, अब ज्योमेट्रिक मीन होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हेडिंग क्या होगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है, तो समझिएगा। जैसे अरिथमेटिक मीन एक मीन होता था, एक टाइप का एक एवरेज वैल्यू होता था, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन भी एक वैल्यू ही आता है, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से डिफाइंड है ये देखिए। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, geometric mean of two numbers a and b is equal to two पॉजिटिव नंबर कर लीजिए, ठीक है। टू पॉजिटिव नंबर a and b is टू पॉजिटिव नंबर a and b is ab की पावर की पावर 1/2, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी, ठीक है, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा a इंटू बी की पावर 1/2, ठीक है। जैसे आपका दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाता था a प्लस बी अपॉन 2, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा a इंटू बी की पावर 1/2। ज्योमेट्रिक मीन इसी तरह डिफाइन होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन भी एक नंबर ही आएगा जो किस तरह से डिफाइन होगा कि दो नंबर ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा आपका ए बी की पावर 1/2, ठीक है। अब आइए सेकेंड पे, ठीक है, कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर A, B and C is A, B, C की पावर 1/3। देखिए दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन A, B की पावर 1/2, तीन का A, B, C की पावर 1/3, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता था तीन नंबर का A प्लस B प्लस C/3। ज्योमेट्रिक मीन A, B, C की पावर 1/3। इसी तरह
तीसरा, अब आप जनरलाइज करके बताइए कि n नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन of n numbers a1 a2 a3 so on up to an age। n नंबर है a1 a2 a3 से लेके an तक, ठीक है। तो उन सब का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेके an की पावर 1/n तक, ठीक है। 1/n हमने जनरलाइज करके लिख दिया, ठीक है। 4 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता? a1 a2 a3 a4 की पावर 1/4। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि a1 a2 a3 सब पॉजिटिव होगा। अब सुनिए, हमने अर्थमेटिक मीन में तो पॉजिटिव नहीं लिखा था, पर यहां हमने पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है आपका बेसिकली डिफाइन ही पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। क्योंकि अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निगेटिव नंबर्स के लिए भी डिफाइन कर दोगे, तो मान लीजिए अगर यहां पे देखिए 2 नंबर है a और b, ठीक है। तो इस केस में अगर आपका a पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, a पॉजिटिव हो जाए और b निगेटिव हो जाए, ठीक है, a पॉजिटिव और b निगेटिव, तो एक निगेटिव नंबर बन जाएगा। निगेटिव नंबर का क्या हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। उसी तरह हम निगेटिव का 1/4 रूट निकाल सकते हैं? नहीं, ठीक है। इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन हम निगेटिव नंबर्स का डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही हम ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक मीन हम किसी भी नंबर के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम आएंगे ज्योमेट्रिक मीन्स पर, ठीक है। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन के बाद मूव किया था अरिथमेटिक मीन्स पर, उसी तरह अब हम मूव करेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स पर। ज्योमेट्रिक मीन के बाद ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। तो अगला हेडिंग होगा अब हमारा ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन्स जैसे हमने जो अर्थमेटिक मीन्स को डिफाइन किया था, उसी तरह हम कुछ ज्योमेट्रिक मीन्स को भी कुछ उसी तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू अगर आ जाता है आपके पास क्वेश्चन कि n ज्योमेट्रिक मीन्स insert n geometric means between two positive numbers a and b। देखिए अर्थमेटिक मीन्स तो हम इंसर्ट करते थे किसी भी 2 नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर देते थे, ठीक है। लेकिन हम ज्योमेट्रिक मीन्स को 2 पॉजिटिव नंबर के बीच में इंसर्ट कर पाएंगे। अगर 2 निगेटिव या एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए, उस केस में हम 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डिफाइन ही करते हैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन्स की बात आती है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। तो अब देखिए हम 2 पॉजिटिव नंबर के बीच में कैसे ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कि ज्योमेट्रिक मीन a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, मतलब a और b के बीच में ऐसे n नंबर्स को इंसर्ट करना है कि a वो n नंबर्स और b एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, ठीक है। a वो नंबर्स n नंबर्स और b एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, ठीक है। तो देखिए लेट G1 हम मान लेते हैं कि G1 G2 G3 से लेकर Gn तक n ज्योमेट्रिक मीन्स है जो कि a और b के बीच में इंसर्ट किए गए, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम G1 G2 G3 का वैल्यू निकाल के उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम G1 G2 G3 से लेकर Gn, लेट G1 G2 G3 से लेकर Gnb n अरिथमेटिक n bn ज्योमेट्रिक मीन्स, bn ज्योमेट्रिक मीन्स। एक सेकंड आप, हाँ, तो मैंने क्या माना कि लेट G1 G2 G3 से लेकर के Gn हमारा n ज्योमेट्रिक मीन्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर G1 G2 G3 से लेकर Gn n ज्योमेट्रिक मीन्स, अभी मैंने क्या बोला कि ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना मतलब a और b के बीच में कैसे n ऐसे नंबर्स को इंसर्ट करना है कि a वो नंबर्स और n और b मिलके
एक जीपी बन जाए, ठीक है। तो G1 G2 G3 से Gn, ए और बी के बीच का n ज्योमेट्रिक मीन्स है, इसका मतलब ए G1 G2 G3 से लेके Gn, ठीक है, कॉमा बी, ये क्या हो गया, ये एक जीपी बन जाएगा, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। अब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, तो ठीक है, तो हम इसके कॉमन रेशियो को मान लेते हैं आर। लेट कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब हमने कॉमन रेशियो को मान लिया आर। अच्छा, कॉमन रेशियो को आर हमने ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा ये जो जीपी है, ठीक है, ये टोटल कितने, ये कितने टर्म्स का जीपी है। देखिए एन तो ज्योमेट्रिक मीन्स और ये दो बाकी है, तो ये कितने टर्म्स का जीपी हो गया, n+2 टर्म्स का जीपी, ठीक है, n+2 टर्म्स का, जिसमें n+2th टर्म कौन है, बी है, ठीक है। n+2th टर्म कौन है, बी है, ठीक है। तो इन जनरल हमें nth टर्म बी जीपी के nth टर्म को हम क्या लिखते थे, ए आर टू दी पावर n-1 ऐसा लिखते थे। जीपी के nth टर्म को क्या लिखते थे, ए आर टू दी पावर n-1 nth टर्म को, ठीक है। तो अब देखिए बी का क्या टर्म है, n+2th टर्म, ठीक है। तो बी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए इंटू आर कॉमन रेशियो की पावर n-1, और n के जगह यहां क्या हो जाएगा, n+2, क्योंकि ये क्या टर्म है, n+2th टर्म, nth टर्म के ऊपर होता था r टू दी पावर n-1, तो n+2th टर्म के आगे क्या हो जाएगा, r की पावर n+2-1 दैट इज इक्वल्स टू r टू दी पावर n+1 होगा। तो यहां से देखिए r की पावर n+1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/a। तो यहां से देखिए r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा आपका b/a की पावर 1/n+1। अब देखिए हमारे पास r का वैल्यू आ गया, b और a आपको नोन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा b और a। यहाँ पे a और b जो दिया हुआ है, इसको कुछ वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होता है, ठीक है। ये अलग स्टेप है, नीचे वाला 1/n+1, ठीक है। तो r आ गया हमारे पास। अब r आ गया तो हम G1 G2 G3 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऐसे लेके Gn तक का। देखिए इस जीपी का G1 क्या टर्म है, दूसरा टर्म, तो जीपी का G1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू आर। G1 कितना हो जाएगा, a इंटू आर। आप लोग r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, जब आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा तब आप r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लीजिएगा। अभी सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूं। r का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, सब्स्टिट्यूट करके जब जरूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। G2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, G2 का वैल्यू हो जाएगा AR²। G3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, AR3, ठीक है, AR3। तो पहला टर्म, पहला ज्योमेट्रिक मीन तो r, दूसरा तो r², तीसरा तो r3। तो इसी तरह nth ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, AR टू दी पावर n, ठीक है, AR टू दी पावर n हो गया कंप्लीट। अब देखिए जैसे हम अरिथमेटिक मीन्स का जो सम देखते थे, हमारा दो नंबर ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन्स का, ए और बी के बीच के एन अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या आता था, ए और बी के अरिथमेटिक मीन का n टाइम्स आता था। उसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। देखिए G1 इंटू G2 इंटू G3 से लेकर Gn तक का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए AR इंटू AR² इंटू AR3, इससे लेके कहां तक, AR टू दी पावर n तक, AR टू दी पावर n तक हो जाएगा। तो अब देखिए a कितनी बार आया, a तो n बार आया, क्योंकि n ज्योमेट्रिक मीन्स और हर एक में a, तो a कितनी बार आया, n बार, ठीक है। अब a आया आपका n टाइम्स, और देखिए यहां से r कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, r इंटू r² इंटू r³ इंटू कहां तक जाएगा, r की पावर n तक, तो a की पावर n इंटू r इंटू r² इंटू r³ कहां तक, r की पावर n तक जाएगा। अब देखिए तो r की पावर n तक पहुंचा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू r की पावर 1+2+3 से लेके n तक, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये जो है 1+2+3+n, n नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाता है, n इंटू n+1/3। तो देखिए यहां से क्या आ गया, a की पावर n टाइम्स r की पावर n इंटू n+1/2 आ गया, ठीक है। अब r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है।
तो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू बी बाई ए की पावर 1/n+1। तो देखिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर n, ये नीचे तक दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ ये लाइन तक दिखेगा, तो ए की पावर n और आर की जगह क्या हो जाएगा, बी बाई ए की पावर 1/n+1, ठीक है, और इसका होल पावर n इंटू n+1/2 ऐसा कुछ होगा। एक बार मैं चेक करता हूँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ज्यादा नीचे हो गया सर। ये टर्म आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अब देखिए b बाई ए की पावर 1/n+1 की होल पावर n इंटू n+1/2 है, तो पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही पावर और पावर मल्टीप्लाई हो तो n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा आपका क्या, b बाई ए की पावर n/2 ए। तो यहां से देखिए ये जो है इसका जो वैल्यू है a की पावर n इंटू बी बाई ए की पावर 1/n+1 की होल पावर n इंटू n+1/2, ठीक है, a की पावर n अलग है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, b बाई ए की पावर n/2, तो हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, a की पावर n इंटू बी बाई ए की पावर n/2। अब जरा ध्यान से देखिए, तो a की पावर n/2 नीचे है, ऊपर a की पावर n है, तो कितना हो जाएगा, a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2। देखिए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ab की पावर 1/2 की होल पावर n, ठीक है। तो देखिए कि आपका n ज्योमेट्रिक मीन का, आपका n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट जो है a और b के बीच के n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन का पावर n, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b की होल पावर n, ठीक है। a और b के ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर, वहां पे अरिथमेटिक मीन का सम क्या हो जाता था, a और अरिथमेटिक मीन्स, a और b के बीच के n अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या होता था, तो a और b के बीच के n अरिथमेटिक मीन्स का सम आपका हो जाता था a और b का अरिथमेटिक मीन का n टाइम्स, यहाँ n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, तो a और b के ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स सब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसी से एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स between 160 and 5, and also find their product, and also find their product। स्टूडेंट्स एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है। इससे आगे जो है हम अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज को देखने के बाद, ठीक है। जीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि 160 और 5 के बीच में आपका 4 अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन्स को, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है। अब 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, फिर वो जो चारों ज्योमेट्रिक मीन्स जो इंसर्ट किया गया उसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 160 और 5 के बीच के 4 ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एन ज्योमेट्रिक ए और बी के बीच के एन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट क्या होता था, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन का पावर एन, ठीक है। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन है तो पावर 4 हो जाएगा। तो ये 160 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन यानी कि 160 इंटू 5 की पावर 1/2 और इसका 4th पावर, ठीक है, ले लेना है। कितना हो जाएगा देखिए, तो 106 इंटू 5 आपका हो जाएगा लगभग
60 इंटू 5 आपका हो जाएगा 800, ठीक है। 800 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंटू 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 बच जाएगा। तो 800 का स्क्वायर, 800 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64000, ठीक है। तो ये आ गया, प्रोडक्ट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब वो चारों ज्योमेट्रिक मीन्स का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। G1 G2 G3 G4 का वैल्यू, तो वो भी बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए मान लेते हैं, लेट G1 G2 G3 G4 B4 अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स, B4 GMS, GMS से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका 160 G1 G2 G3 G4 और 5, एक GP बन गया। इस GP का 5 कैमा टर्म है, 5 है छठा टर्म है, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160 इंटू r टू दी पावर r, मैंने इस GP का कॉमन रेशियो r मान लिया है, ठीक है। r की पावर कितना हो जाएगा 5, 6 टर्म है तो 5 पावर कितना होगा 5, ठीक है। यहां से देखिए r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू 5/160 की पावर 1/5, ठीक है। 5/160 कितना होता है 1/32, 1/32 की पावर 1/5 कितना हो जाएगा तो 1/2, तो r का वैल्यू हो गया आपका 1/2। तो G1 कितना हो जाएगा, G1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 160 इंटू r, G1 का वैल्यू G1 हो जाएगा 160 इंटू 1/2, G2 कितना हो जाएगा 160 इंटू 1/2 का स्क्वायर, G3 कितना हो जाएगा 160 इंटू 1/2 का पावर, सॉरी यहां पे स्क्वायर होगा क्यूब नहीं, ठीक है। यहां r स्क्वायर और तीसरे में r क्यूब, और G4 160 इंटू 1/2 की पावर 4, ठीक है। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं, ठीक है। आज मैंने जो करवाया है, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज किया, और कल मैंने ग्रुप में जो क्वेश्चन डाला था उसको आप लोग बना करके सेंड करिए, जो डाउट है वो पूछिए हमसे, ठीक है। आप लोग ऐसे भारत डालिएगा, कोई काम नहीं होगा। अब आपको लेक्चर्स भी रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।